स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको अपन ने यहां पे कवर किया। क्लियर? क्लियर है? रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इन वैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी अपन उसको कवर नहीं कर रहे क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है। अपन पहले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब अलग से अपन थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में उसको अलग से मैं पूरी तरह से लूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल इन वैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन एवर गेट इन योर एग्जाम्स, सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग 100% एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि सीएस का रोल हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, इट गोज विथ सीएस। अगर थोड़ा सा भी आपने इंग्लिश पढ़ी हो तो आई वॉज सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म, इसको पढ़ोगे तो आएगा सीएस, इट्स नॉट सीएस। चलो खैर आगे चलें। ये जो अपन ने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े, इसमें एक नया पॉइंट और जोड़े। एग्जेम्प्टेड सेल्स पर क्रेडिट इज नॉट अलाउड। एग्जेम्प्टेड सेल्स पर क्रेडिट अलाउड नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री का नाम है कैडबरी, ठीक? कैडबरी चॉकलेट जो बनता है वो बनता है, एक तो कोको पाउडर लगेगा और शुगर लगेगा, प्लस डिपेंड करता है अपन और क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर सिचुएशन डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन ये है, हमने क्या किया, हमने एक यूनिट को पूरा अलग ही हटा के रखा हुआ है जिसका नाम है कैडबरी सिल्क। कोको पाउडर खरीदा, शुगर खरीदा और उससे हमने क्या बनाया, कैडबरी सिल्क बनाया। पता है कौन सा चॉकलेट है? नहीं मालूम? इट इज अ वेरी सॉफ्ट चॉकलेट। आपने कभी ध्यान से देखा हो, एकदम सॉफ्ट सा चॉकलेट होता है, आप उसको खाओ अंदर ही जाके एकदम मेल्ट हो जाता है, एंड थोड़ा सा उसको कहीं ने लगा लगा के खाओ तो और ज्यादा अच्छा लगता है। दैट सिल्क आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक? फोकस करें। अब अपन ये मान रहे हैं कि वैट सिल्क के ऊपर नहीं लग रहा, तो हमने अपनी फैक्ट्री से सिल्क निकाला। सिल्क निकालने के ऊपर हम कायदे से क्या कलेक्ट करते, वैट ऑन सिल्क कलेक्ट करते। बट क्या वैट ऑन सिल्क आपने कलेक्ट किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो हमारा सिल्क था वो क्या था, एग्जेम्प्टेड था। क्लियर? अब कोको जो हमने खरीदा था, कोको तो एग्जेम्प्टेड नहीं था, कोको के ऊपर हमने क्या भरी हुई है, वैट भरा हुआ है। हमने 1 लाख रुपए का कोको खरीदा, उसके ऊपर 10% का वैट था। शुगर हमने 2 लाख रुपए की खरीदी, उसके ऊपर 4% का वैट था। तो मैंने वैट कितना पे किया है, 10,000 कोको के ऊपर और 8,000 शुगर के ऊपर। टोटल मिला के कितना पे किया, 18,000। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या मैंने सिल्क के ऊपर वैट कलेक्ट किया? नहीं किया। मतलब वैट ऑन सिल्क इज 0 लेस वैट ऑन कोको एंड वैट ऑन शुगर, दोनों मिला के कितना हो रहा है? ये बोलते हैं कि अगर इस तरह से कोई सिचुएशन बन रही है, हम आपको इसका क्रेडिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एग्जेम्प्टेड सेल्स के ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलता। एग्जेम्प्टेड सेल्स के ऊपर आपने जो माल खरीदा है, उस खरीदने पर जो आपने वैट का पेमेंट किया है, हम उसका बेनिफिट आपको नहीं देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर? अभी तक हमने 7 पॉइंट पढ़ लिए थे। 8वां पॉइंट हमने अभी ये पढ़ा जो हमने अलग अलग कैलकुलेशन किए। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 9th पॉइंट, कि एग्जेम्प्टेड सेल्स के ऊपर हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे।
इसमें कोई डाउट? बट अगर मेरे को बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, हम कैडबरी की पूरी फैक्ट्री, कैडबरी की फैक्ट्री में हमने यहां पर जो सिल्क के ऊपर हमने क्रेडिट लिया वो कितना लिया, 18,000। हम क्या करते हैं, सिल्क भी बना रहे हैं और हम क्रैकल भी बना रहे हैं। अब क्रैकल इज टैक्सेबल, मतलब उसके ऊपर हम क्या लेंगे, वैट लेंगे, और सिल्क के ऊपर वैट नहीं लेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है, ये जो कोको पाउडर मैंने खरीदा कितने लाख का, 1 लाख का, क्या इसको मैंने सिर्फ सिल्क के लिए यूज किया या क्रैकल और सिल्क दोनों के लिए यूज किया? दोनों के लिए यूज किया। आपने बोला सिल्क के ऊपर वैट नहीं लगता है, और सिल्क के ऊपर अगर वैट नहीं लग रहा है तो सिल्क के लिए जो भी रॉ मटेरियल हमने यूज किए हैं उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वाजिब बात है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। पंगा ये है कि ये जो कोको पाउडर था इसको हमने दोनों जगह यूज किया, क्रैकल में भी यूज किया और सिल्क में भी यूज किया। क्या सिल्क के ऊपर मैं वैट कलेक्ट कर रहा हूं? क्या सिल्क के ऊपर अपन वैट कलेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं। बट क्या क्रैकल के ऊपर कर रहे हैं क्या? यस। तो अगर क्रैकल के ऊपर हम वैट कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्रैकल में जो रॉ मटेरियल यूज हुए उसका क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? मिलना ही चाहिए। तो अगर उसमें आपको क्रेडिट मिलना चाहिए तो कैसे मिलेगा? या तो फिर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पता पड़े कि भैया 1 लाख रुपए का जो हमने कोको खरीदा था, 70,000 रुपए हमने किस में लगाए, क्रैकल में लगाए, 30,000 हमने किस में लगाए, सिल्क में लगाए। जरूरी है कैसे पता पड़े? अब अगर हमको पता नहीं पड़ रहा है तो क्या करें? तो इन्होंने बोला कि कोको के ऊपर आपने वैट का पेमेंट कितना किया है, 10,000। क्रैकल जब आपने बेची तो क्रैकल बेची 3 लाख की, और सिल्क जो आपने बेची वो कितनी बेची, 2 लाख की। तो दोनों को मिला के मेरा टर्नओवर, टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 5 लाख। तो अब हम आपको क्रेडिट कैसे देंगे, 10,000 का हम बाइफरकेट करेंगे, किस में, क्रैकल में और दूसरा सिल्क में। क्रैकल में पोर्शन कितना होगा, 3/5, और सिल्क में पोर्शन कितना होगा, 2/5। तो 10,000 का 3/5 कितना होता है, 6,000। 6,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। 10,000 रुपए का 2/5 कितना होता है, 4,000। 4,000 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली शुगर के ऊपर मैंने कितना भरा है, 8,000। तो 8,000 का 3/5 मुझे क्रेडिट मिलेगा, 8,000 का 2/5 मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उतनी शुगर मैंने किस में लगाई है, सिल्क में लगाई। सिल्क का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रैकल का क्रेडिट मिलेगा। इसमें कोई डाउट? पक्का आ रही चीज समझ में? तो एग्जेम्प्टेड सेल्स के ऊपर अपन ने जो भी इनपुट्स लगाए हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट अगर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल सेल्स दोनों हैं तो क्या उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा? यस। कैसे मिलेगा, पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, या प्रोपोर्शनेटली मिलेगा? प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। और ये प्रोपोर्शनेटली हम किसके बेसिस पर देखेंगे, सेल्स के बेसिस पर। सेल्स किसका, एग्जेम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स, दोनों की हम सेल्स देखेंगे, उसका अपना प्रोपोर्शन निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम आपको उसका क्या करेंगे, क्रेडिट अलाउ कर देंगे। इज इट क्लियर? आ रही बात समझ में? पक्का? आई एम गिविंग यू 1 मिनट फ्रॉम हियर। एक बार अपन ने जितना अभी तक वैट पढ़ा है एक बार फटाफट उसको पलटाओ, देन अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे।
चलो आगे चलें। सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि कौन कौन सी परचेजेस एलिजिबल होंगी फॉर क्रेडिट और कौन कौन सी परचेजेस एलिजिबल नहीं होंगी। कौन सा पॉइंट हो गया हमारा वो 10th। अब ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ये है, हमारी शॉप है, हमने शॉप में परचेज किया। अब परचेज हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, और दूसरा हम परचेज क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप कोई भी माल बेचना शुरू करें, बेचना जैसे ही अपन ने शुरू किया, अपने को क्या करना पड़ता है, उसी स्टेट के वैट डिपार्टमेंट के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब सपोज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो क्या वैट डिपार्टमेंट को सपना आ रहा है क्या कि तुमने माल बेचना चालू किया? इम्पॉसिबल सी बात है। अब वैट डिपार्टमेंट को मालूम ही नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो, तो कैसे आगे की कहानी पता पड़ेगी, कैसे प्रोसेस होगा? तो इन्होंने कॉन्सेप्ट बोला, यार सीधी सीधी बात है, अगर वैट डिपार्टमेंट को आपने नहीं बताया है कि आपने सेल करना चालू कर दिया, और जिसको आपने माल बेचा, क्योंकि यहां पर जो बंदा था इसने क्या कराया, इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बट इसने कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी से हमसे क्या कलेक्ट कर लिया, वैट। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने को इसको पेमेंट करने का था क्या वैट का? क्यों नहीं करना था? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था। मतलब रजिस्टर्ड आदमी को ही आपको क्या करने का है, वैट का पेमेंट करने का है, इसमें कोई डाउट? अब रजिस्टर्ड बंदे को तुम पेमेंट करते समझ आता, तुमने नॉन रजिस्टर्ड पेमेंट, मतलब अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, उसको पेमेंट कर दिया, क्या वाजिब पेमेंट था? अब हम तो बोल रहे हैं वैट डिपार्टमेंट को, देखो यार हमसे तो गलती हो गई, अब वो तो चोर निकला तो उससे हमको क्या करना। अब हम, वो तो उसने हमारे साथ इस तरह से खेल तो खेल लिया, हमने फालतू में वैट का पेमेंट ज्यादा कर दिया। अब वैट डिपार्टमेंट बोलेगा, अकल थी तुम में? तुमको दिमाग लगाना था ना कि सामने लगा रजिस्ट्रेशन चेक करो। अब तुम बोल रहे हो कि सर रजिस्ट्रेशन क्या, हम उसके घर पे जाके चेक करने जाएंगे क्या? उसकी दुकान पे आके पहले ये देखेंगे, उससे ये पूछेंगे भाई तू वैट में रजिस्टर्ड है क्या? तो अब ये कैसे पता पड़ेगा कि बंदा वैट में रजिस्टर्ड है या नहीं? तो आपको बिल मिला होगा, बिल पर आपको वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका नाम होता है टिन, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लिखा हुआ होता है। वो लिखा हुआ नहीं था और तुमने वैट का पेमेंट कर दिया, बड़े बेवकूफ हो। नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि वैट का नंबर उसमें नहीं लिखा हुआ था। वैट का नंबर नहीं लिखा हुआ है मतलब वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? अनरजिस्टर्ड है। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसको वैट कलेक्शन का कोई पावर नहीं था, उसने कर दिया, वो उसका दिमाग था, तुम्हारी बेवकूफी थी। अब हम वैट डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं यार ठीक है एक बार बेवकूफी तो मान लो। एक बात बताओ, बेवकूफी मानते हैं या गलती मानते हैं? सीधी बात है यार। तो गलती अगर करते मैं एक बार मान लेता, ये तो तुमने बेवकूफी करी, हम इसका आपको क्रेडिट नहीं देंगे। मतलब ये जो परचेज हमने करी, क्या ये वाजिब परचेज थी या गैर वाजिब? परचेज तो वाजिब थी, बट वैट का पेमेंट क्या था, गैर वाजिब, इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? पक्का? श्योर? चलो आज के लिए अपन इसको इधर तक ही रखते हैं, फिर आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।